आज मकर संक्रांति है। आप जानते हो मकर संक्रांति क्या होती है? संक्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। संक्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। और मकर नाम की एक राशि होती है, 12 राशियों में एक राशि होती है। ठीक है। आज के दिन से सूर्य मकर राशि में आ गया। कौन सी राशि में आ गया? मकर राशि में। आपने कभी सूरज निकलते हुए देखा है? देखा है क्या? अच्छा, एक ही जगह से निकलता है कि अलग अलग जगह से निकलता है? उस पर ध्यान दिया है कभी? नहीं दिया है। ओहो हो। सूरज अलग अलग, मतलब जो ये मान लिया कि ये पूर्व दिशा है, ये मान लो कि आपकी ये दिशा पूर्व दिशा, तो यहां से यहां तक पूर्व दिशा हो गई। तो जो पूर्व दिशा है, तो सूर्य एक ही जगह से नहीं निकलता है, 6 महीने अलग दिशा से निकलता है और 6 महीने अलग दिशा में निकलता है और चलता है। इस समय सूर्य दक्षिणायन में चल रहा है। अब आप कहोगे माता जी दक्षिणायन क्या होता है? अच्छा, दक्षिण दिशा तो सुना होगा आपने, है ना? तो सूर्य जो है बिल्कुल दक्षिण के इस साइड के कोने से निकलता है और चल के और इधर पश्चिम में बिल्कुल पास वाली जगह में डूब जाता है। मतलब यहां से झुक गया। एक तो होता है सीधे ऐसे जाना, इधर से लेके बीच से निकल के और बीच में पहुंचना, ये रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन जो दक्षिण का रास्ता है वो इधर से वो निकल के इधर पहुंच गया, दिन छोटा हो गया, जल्दी देर से निकला और जल्दी डूब गया, दिन छोटा हो गया, रास्ता कम है। लेकिन बिल्कुल मध्य से निकल करके या बिल्कुल उस साइड से निकल करके दूर से और फिर पश्चिम में डूबना, तो ये दूसरा है। ये उत्तर में गया। ये किस साइड गया? उत्तर में। उसको कहते हैं उत्तरायण। यदि उत्तर की तरफ झुक करके जाए तो उत्तरायण, और दक्षिण की तरफ झुक करके आए तो दक्षिणायन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अयन, अयन यानी 6 महीना। अयन यानी 6 महीना। 6 महीना सूर्य दक्षिणायन होता है और 6 महीना सूर्य उत्तरायण होता है। जब ये उत्तर की तरफ आता है तो सारे शुभ काम किए जाते हैं, और दक्षिण की तरफ आता है तो शुभ काम नहीं किए जाते हैं। उत्तर की तरफ आने में शुभ माना जाता है और दक्षिण का उतना शुभ नहीं माना जाता है। मेरी भावना थी कि जहाजपुर का जो पंच कल्याणक हो वो उत्तरायण में हो, और यही भावना थी कि जो ज्ञान तीर्थ का पंच कल्याणक हो वो भी उत्तरायण में हो। मुरैना वालों की बहुत कोशिश थी कि माता जी आप चतुर्मास करें ज्ञान तीर्थ पर, और उसके बाद फिर पंच कल्याणक नवंबर में करवा दें। लेकिन मेरी भावना में थी कि उत्तरायण में हो। उस समय सूर्य दक्षिणायन में था। मेरा मन था कि उत्तरायण में ही हो, और वही हुआ। कुछ निमित्त ऐसे मिले कि उस समय नहीं आ पाई, और इस समय फिर सूर्य अपने आप उत्तरायण में। तो आज के दिन से सूर्य मकर राशि में आ गया। 14 जनवरी से 13 जुलाई तक सूर्य उत्तरायण रहता है, और 14 जुलाई से 13 जनवरी तक सूर्य दक्षिणायन रहता है। उत्तर में जाता है तो दिन बड़े हो जाते हैं, और दक्षिण में जाता है तो दिन छोटे हो जाते हैं। सर्दी क्यों पड़ती है? सर्दी इसीलिए पड़ती, सूर्य चला गया दूर, दक्षिण में चला गया। सूर्य कहां चला गया? दक्षिण में, और दक्षिण हमारे यहां से दूर है, इसीलिए हमारे यहाँ सर्दी हो जाती है।
और दक्षिण प्रदेश में जो कर्नाटक साइड है वहां सर्दी नहीं होती है, क्योंकि सूर्य कहाँ चला गया, दक्षिण में, इसलिए वहां सर्दी नहीं होती, सर्दी यहाँ होती है। उत्तर में सर्दी होती है, उत्तर से दूर चला गया सूर्य दक्षिण में। पहली बात, कर्नाटक में सर्दी होती नहीं है, क्योंकि गर्मी में तो गर्मी है ही, उतनी गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है। तो इसीलिए कर्नाटक दक्षिण प्रदेश में सर्दी नहीं होती है। बंबई में आज भी पंखे चल रहे हैं, आज भी एसी चल रहे हैं वहां पर, और यहाँ ठंड से सिकुड़े जा रहे हैं। कोई बोला माता जी आप कमजोर सी लग रही हो, पतली लग रही हो। मैंने कहा सर्दी हो रही ना, सिकुड़ गई हो। सर्दी में सिकुड़ते हैं और गर्मी में फैलते हैं। तो सूर्य जो है दक्षिण में चला जाता है उसे दक्षिणायन कहते हैं, उत्तर में चला जाए उसे उत्तरायण कहते हैं। और रही बात संक्रांति की, संक्रांति यानी बदलता हुआ समय, टर्निंग पॉइंट। क्या, अरे बोलिए ना, टर्निंग पॉइंट, मोड़ का पॉइंट। जब कहीं आप पहाड़ पर जाते हो तो टर्निंग पॉइंट पर लिखा होता है, मोड़ पर लिखा होता है सावधान, क्या खतरनाक मोड़ है, यदि बच गए तो जिंदगी जियोगे और नहीं बचे तो फिर भगवान के पास जाओगे। मोड़ है ना। इसी तरह से संध्या नाम सुना है आपने, संध्या, बोले संध्या काल। संध्या काल क्यों कहते हैं? संध्या शब्द से क्या मतलब निकलता है? संध्या का मतलब होता है दो चीज का मिलना। दिन जा रहा है और रात्रि आ रही है। अभी पूरा दिन गया नहीं है और पूरी रात्रि आई नहीं है। जब शाम का समय होता है तो लोग कहते सोना मत, संध्या काल है, कहते नहीं? बुजुर्गों से आपने सुना है कि इस समय में सोना नहीं चाहिए, नींद लगा के सो मत जाना इसमें। और जैसे ही संध्या काल आता है दीपक बत्ती कर देते हैं, जैसे ही शाम का समय आता है लाइट जला देते हैं और भगवान का नाम ले लेते हैं, नमो नियंत्रणम नमो सिद्धारणम, या जो जिस परंपरा से होता है उस परंपरा का नाम ले लेता है। क्यों? संध्या काल एक शक्तिमान समय है। संध्या काल में दिन की भी शक्ति है और रात की भी शक्ति है। न रात है न दिन है, संध्या काल है, टर्निंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? टर्निंग पॉइंट कहते हैं। सामायिक कब करनी चाहिए? बोले संध्या काल में करनी चाहिए। तो संध्या काल केवल 24 घंटे में एक ही बार आता है क्या? सुबह भी आता है, रात जा रही है और दिन आ रहा है, दोपहर में भी आता है। सुबह जा रही है और दोपहर आ रही है। 3 घंटे का एक पहर होता है। तो 6 से 9 और 9 से 12, यदि एक कैलकुलेशन निकाली जाए तो 12 बजे का समय जो हुआ वो संध्या काल का हुआ। तो सामायिक कब करते हैं? संध्या काल में। संध्या काल ध्यान के लिए, सामायिक के लिए, भक्ति के लिए सबसे अच्छा समय होता है। और संध्या काल संसार के काम के लिए शुभ समय नहीं होता है, संसार के काम के लिए, और लेकिन धर्म के लिए शुभ समय होता है। एनर्जी पॉइंट है, उसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। तो आज संक्रांति मनाते हैं लोग, कोई लड्डू खा रहा है, कोई गंगा नहा रहा है, और ऐसा भी कहा जाता है आज के दिन दिया हुआ दान फलीभूत होता है। ये अपने जैन धर्म में तो इतना नहीं है, लेकिन और जातियों में इस तरह का बहुत ज्यादा प्रभाव है और बहुत करते भी हैं। आज के दिन बहुत दान देते हैं लोग। तो संक्रांति के समय में किया हुआ धर्म स्थिरता को प्राप्त होता है, विशेष फलदायी होता है। और आज सूर्य जो है दक्षिण से उत्तर में आ रहा है। 14 जुलाई नहीं मनाई जाती है, जब सूर्य उत्तर से दक्षिण में जाता है तब उसको
किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता है कि सूर्य जो है दूसरी राशि में या उत्तरायण दक्षिणायन में जा रहा है, उसको नहीं मनाते। किसको मनाते हैं? मकर संक्रांति को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उत्तर तरफ आ रहा है, शुभ समय आ रहा है, इसलिए मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। और अपने जैन धर्म में तो ये बताया है, आज के दिन सूर्य धरती के सबसे निकट आ जाता है, और आज के दिन भरत चक्रवर्ती जिसे दृष्टि में सबसे जितना दूर इन आंखों से देख सकते हैं उतना दूर देख सकते हैं, वो सूरज को देख सकता था। सूर्य के अंदर जो जिनाला है, भरत चक्रवर्ती का 84 खंड का महल, उस महल की छत पर खड़े होकर वो सूर्य के बिंब में विराजमान जिन बिंब के दर्शन करता था, और उनका अभिषेक यहीं से जल चढ़ाकर किया था, तभी से सूर्य को जल चढ़ाने की प्रथा चल गई। सूर्य में जिन बिंब हैं, सूर्य के यदि हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ने का मतलब उसमें विराजमान जिन बिंब के दर्शन करना है। भले हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन शास्त्रों से पढ़ा तो है हमने। तो पढ़ने से जो ज्ञान हुआ है कि सूर्य में और चंद्रमा में और तारों में सब में जिनालय हैं, और यदि आप नमस्कार करते हैं तो ये नमस्कार वहां पहुंचता है। तो इसीलिए मकर संक्रांति का महत्व है। अब जैनी कुछ ना करें तो लड्डू ही बना के खा लेते हैं। चलो आज मकर संक्रांति है, लड्डू बना के खा ले। बच्चों की छुट्टियां भी होंगी आज तो। अच्छा, कुछ बच्चों की है, कुछ की नहीं है, कोई बात नहीं है। तो जो है लड्डू खाए जाते हैं ना, गुड़ के लड्डू, आटे के लड्डू, ज्वार के लड्डू, मक्के के लड्डू और तिली। हाँ, मैन तो तिल के लड्डू हैं, वो तो मैं भूल ही गई। अब मुझे ये सब चीजें याद भी तो नहीं रहती हैं। अच्छा, यहाँ मंगोड़े भी खाए जाते क्या? अब ठंड का मौसम है, गरम गरम खाओ। यानी पर्वों में ज्यादा से ज्यादा पर्व खाने वाले हैं। पर्व तो एक 10 लक्षण है या अष्टानी का है, और बाकी सारे पर्व खाने वाले हैं। रक्षाबंधन आ गई है तो पपड़िया गोंठा खा लो, और जिस प्रदेश में जो खाया जाता है वो खा लो। होली आ गई है तो उस पर्व का खा लो, दिवाली आ गई है तो उस पर्व का खा लो। यानी पर्वों का मतलब पुराने लोगों में, नए लोग तो रोज ही खाते हैं, और नए लोगों को वो चीज पुरानी वाली चीज पसंद भी नहीं आती है। उन्हें तो पिज्जा, बर्गर, मैगी और ये उल्टी सीधी चीजें पसंद आती है जो स्वास्थ्य को नुकसान करे, है ना। तो बंधुओं, अपनी चर्चा शुरू करें। ये तो हो गई मकर संक्रांति। संक्रांति यानी परिवर्तन, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट में शक्ति होती है। इसीलिए जैसे कि आपने देखा होगा, जब बारिश होती है, यदि लगातार बारिश होती रहे तो लाइट में कीड़े नहीं आते हैं। बारिश हुई और फिर धूप निकले तो कीड़े आते हैं। देखा ना आपने? क्यों? क्योंकि उसमें 2 मौसम आ गए। एक तो बारिश की नमी भी आ गई और सूरज की धूप भी आ गई। उसमें 2 मौसम आ गए। अब वहां पर जीवोत्पत्ति अधिक होने की संभावना है। संभावना नहीं, होते ही है। अभी फरवरी आएगी, फरवरी के दिनों में आप देखना कि कितने जीव उड़ उड़ के आते हैं। लोग कहते हैं ये सरसों के, हाँ, सरसों के जीव हैं ये। अब मुझे ये बताओ, इतना सा तो कीड़ा जोड़ने वाला, इतना सा, ठीक है, और शहर के बीच में है। शहर से मान लो दिल्ली है, तो दिल्ली कितना बड़ा है? 50 किलोमीटर का तो मान लो। 50 किलोमीटर के क्षेत्र में दिल्ली फैला हुआ है, और वहां भी कीड़े होते हैं। उसके बीच में भी कीड़े, शहर के बीच में भी कीड़े होते हैं। वो इतना सा कीड़ा क्या 50 किलोमीटर चलकर आया? उड़ सकता है वो कीड़ा 50 किलोमीटर? नहीं उड़ सकता है। वो शहर के बीच में हुआ है, तो क्या वो सरसों का है? सरसों का नहीं है, वो मौसम का कीड़ा है।
फरवरी मार्च में होते ये कीड़े, अब फरवरी मार्च में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है। ना पूरी सर्दी गई है और ना पूरी गर्मी आई है, इसीलिए। अब एक बात और देखो, आप लोग बीमार कब पड़ते हैं? अरे बोलिए ना, बीमार कब पड़ते हैं? जब मौसम बदलता है, जब गर्मी जाती है, बारिश आती है, लोग फटाफट बीमार पड़ने लगते हैं। पड़ते ना? अरे आजकल तो बीमारी का मौसम है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। जैसे ही मौसम बदला और तुम बीमार पड़े, क्यों भाई? दो मौसम है। क्या है? तुम डबल मौसम सहन नहीं कर पा रहे। सावधान, जैसे घाटी के मोड़ पर लिखा रहता है सावधान, तो तुम सही रहोगे, और बदलते मौसम में सावधान नहीं रहे तो तुम बीमार हो जाओगे। अब मान लो सर्दी आ रही है, सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, ठीक है, और तुमने पंखा चला लिया, क्या होगा? क्या होगा? जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। तुम पंखा चलाए बिना मानोगे नहीं, और शरीर बीमार हुए बिना मानेगा नहीं। तो बदलते मौसम में इन वस्तुओं का प्रयोग ना करें। थोड़ी सी गर्मी सहन कर लोगे तो क्या होगा? बीमारी से बच जाओगे। तो बदलता मौसम अटैक करता है, इसमें शक्ति ज्यादा होती है, अटैक करता है। फिर पूरी सर्दी आ जाए फिर बीमार नहीं होगे, फिर पूरी गर्मी आ जाए फिर बीमार नहीं होगे, पूरी बारिश आ जाए तो भी बीमार नहीं होगे। बीमार होगे बदलते मौसम में। एक्सीडेंट कहाँ ज्यादा होते हैं? अरे बोलिए ना, मोड़ पर होते हैं। ऐसे ही ये मौसम का मोड़ है। मैंने एक किताब लिखी है टर्निंग पॉइंट, आप पढ़ना उसे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें ये सारी बातें लिखी है मैंने। तो टर्निंग पॉइंट यानी किसी चीज का भी टर्निंग पॉइंट हो, सावधान होना जरूरी है। अब जैसे बच्चा है, अब धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो जब 13-14 साल की उम्र आती है तो लोग क्या कहते हैं? इसकी उम्र तो कैसी है? जीवन परिवर्तन की है। इस समय में शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, विचारों में भी परिवर्तन होते हैं। यदि बिगड़ने की तरफ चला जाए तो अच्छे से बिगड़ भी जाता है, और सुधरने की तरफ चला जाए तो अच्छे से सुधर भी जाता है। लोग कहते ध्यान रखना, इसकी ये उम्र फिसलने की उम्र है, जरा ध्यान रखना, सावधान रहना। कहते नहीं कहते? तो उम्र में भी परिवर्तन, यदि परिवर्तन का मोड़ हो तो वहां भी सावधान होना जरूरी है। यानी टर्निंग पॉइंट कोई भी हो, चाहे जीवन का हो, चाहे मौसम का हो, चाहे रास्ते का हो, चाहे दिन का हो, सब में सावधान होना जरूरी है। और जहां नजर हटी दुर्घटना घटी। तो आज का दिन कौन सा है? टर्निंग पॉइंट का दिन है। कौन सा है? टर्निंग पॉइंट का दिन है। क्या क्या टर्निंग हो रही है इसमें? सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ रहा है। अब पंच कल्याणक आदि शुरू हो जाएंगे, शादियां शुरू हो जाएंगी, बीच में मलमास आता है। बोले ये मलमास है। ये मलमास क्या होता है? सूर्य पूरा नीचे चला गया है। अब ऐसे समय में कोई शुभ काम होने वाले नहीं है। जो सारा ज्योतिष है सूर्य और चंद्रमा पे आधारित है। सूर्य, चंद्रमा और तारे, इस पर पूरा ज्योतिष आधारित है। जैसे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये कैसे बनते हैं? ग्रह तो यही हो गए, सूर्य चंद्रमा, जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह हो गए। तारे क्या करते हैं? कुछ तारे इकट्ठे हो जाते हैं, उनका एक आकार बन जाता है, उसे नक्षत्र कहते हैं। इसी तरह से 12 राशियां होती हैं। दुनिया में आके कुछ तो जान के जाओ कि खाए पिए और चले गए। कुछ तो जीवन में सीखना चाहिए। जीवन क्या है, कैसे चल रहा है, इसमें क्या क्या जानने योग्य है, ज्योतिष क्या करता है।
हैं? शरीर का भी एक ज्योतिष होता है। आप लोग कहते हैं इसकी बड़ी बड़ी आंख है, ये ऐसा होगा, एक कंजी आंख है, ये धोखा देने वाला होगा। थोड़ा थोड़ा ज्योतिष तो आप भी जानते हो, है ना? अरे इसके तो कछुआ पाँव है, कछुआ पाँव कहते हो नहीं कहते हो? पाँव देख करके आता है, पाँव देखना नहीं आता है? पहले के लोगों को बड़ा ज्ञान था इस बात का। पहले के समय में जब शादी होनी होती थी तो घर परिवार से लड़की देखने कोई नहीं जाता था। कौन जाता था? गांव का नाऊ जाता था, और वो लड़की उस नाऊ को खाना खिलाती थी और उसे देख करके आ जाता, लड़की एक नंबर की निकलती थी। और अब सारे घर वाले एक एक करके देखने जाते हैं। पहले उसके मम्मी पापा जाएंगे, फिर उसके जीजा जीजी जाएंगे, फिर उसके दोस्त जाएंगे, फिर वो जाएगा। वो भी कहती तुम मुझे एक एक करके देखने आए थे ना, जब आऊंगी तो मैं भी एक एक करके सबको देख लूंगी। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? आजकल सारे देख के आते हैं, फिर भी लड़की 2 नंबर की निकलती है। और वहां एक नाव देख के आता था, फिर भी लड़की नहीं, आपकी बात नहीं कर रही मैं, आपके यहाँ तो बहुत अच्छी है सारी। देखो किससे घूंघट डाल के बैठी हैं, प्रवचन सुन रही हैं, कितने अच्छे से ओढ़ के बैठी हैं, मंदिर आती है, पूजा। नहीं, आपके यहाँ के तो सब लोग जो जो टीवी पे सुन रहे सभी 1 नंबर के हैं, कोई 2 नंबर का नहीं है। तो ज्योतिष हाथ पांव का, जो इसके हाथ बड़े लंबे लंबे हैं, इसकी दिमाग बहुत तेज होगा, इसके पांव ऐसे हैं, ये ऐसी होगी, इसके नाक ऐसी है, इसको गुस्सा बहुत आता होगा, इसकी आंख। पहले के लोग समझते थे थोड़ा बहुत, अब के लोगों को तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, हाँ बोलो बोलो, ट्विटर, बस वो मोबाइल का ही देख के जिंदगी निकाल देंगे अपनी। ये इन्हें वास्तविक जिंदगी का तो पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी वास्तव में है क्या। बंधुओं, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। विज्ञान क्या है? विज्ञान है, यानी जो शरीर भी बना है ना, पूरे ज्योतिष के आधार पे बना है। आपको पढ़ना ना आए वो बात अलग है। तुम्हारी नाक जो बनी है ना, तुम्हारी क्या सबकी नाक जो है ना बहुत कुछ कहती है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, पढ़ना नहीं आता है। बाल बहुत कुछ कहते हैं, पढ़ना नहीं आता है। दांत देखकर बता सकते कि इसका स्वभाव कैसा है, दांत देखकर। जबकि दांत किस लिए हैं? भोजन करने के लिए हैं। और यदि विज्ञान में लगाए जाएं तो आपके स्वभाव का पता चल जाएगा। आपके गले की आवाज सुनकर के स्वभाव बताया जा सकता है। आपके हाथ की उंगलियां पीछे से देखकर बताया सकता है आपके अंदर कितनी बुद्धि है। आगे से देख करके आपका पूरा जीवन बताया जा सकता है। ये खाली रेखाएं नहीं है, इन रेखाओं में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है इन रेखाओं में। पढ़ने वाला चाहिए। आपको क्या क्या पढ़ना आता है? केवल मोबाइल पढ़ना आता है बस, इसके सिवा कुछ और पढ़ना खुद बिगड़े हैं और अपने बच्चों को भी बिगाड़ देंगे। बच्चा जरा सा रोए, मोबाइल लेना। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी जहाजपुर की यात्रा का 10 का, घूमने में बस का, और ज्योतिष में शनि अमावस का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके जहाजपुर जाने का। सुरेश चंद बाबूजी और सुनील जी, ये दोनों जने इस यात्रा के संयोजक हैं। संयोजक का मतलब संयोजन करेंगे। धरती में रज का, जंगल में गज का, और सूर्य दक्षिणायन होने में आज सूरज का, होने में नम का, शरीर में दम का, और आज सूरज के उत्तरायण का।
टूटने में भ्रांति का, नहीं होने में क्रांति का, और आज मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व है। नामों में गुड्डू का, घर में बड्डू का, बड्डू यानी बड़ा, नामों में गुड्डू का, बड़ों में बड्डू का, और आज के दिन खाने में लड्डू का बड़ा ही महत्व है। लोग तिल से भी नहाते हैं आज के दिन। पुरानी परंपरा कि जितना मैल सर्दियों में जम गया था, आज तिल लगा लगा के निकाल लो। चूहे में बिल का, चूहे में बिल का, शरीर में दिल का, और आज के दिन तिल का बड़ा ही महत्व है। और बताओ, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और जाने में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, बड़ा ही महत्व, और निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, ज्ञान तीर्थ पर होने वाले पंच कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। मनाने में दिवस का, शरीर में हो, शरीर के होने में बस का, और लेने में घट यात्रा और जन्म कल्याणक के कलश का, बड़ा ही महत्व, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और भगवान के जन्म कल्याणक का, करने में अभिषेक का। बोलिए 24 भगवान की। परम पूज्य हरिका घरणी परम विदुषी 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग के चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं श्री गोपाल दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय परिवार की तरफ से कुछ बातें माता जी के समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माता श्री ने जहाजपुर स्वस्ति धाम जो क्षेत्र, जो लोग वहाँ एक बार दर्शन करके आए हैं वो बेहतर तरीके से जानते होंगे। इतना शानदार दिगंबर क्षेत्र मैंने तो अपने जीवन काल में नहीं देखा। इतना बेहतरीन, इतना शानदार, इतनी मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कि आप यदि एक बार दर्शन करने जाएंगे तो उस प्रतिमा की ओर निहारते ही रह जाएंगे। और इतना व्यवस्थित तरीके से विकसित किया है माता श्री ने वो क्षेत्र कि आपको गर्व होगा कि दिगंबर क्षेत्र भी इस तरीके से डेवलप हो सकते हैं। इन सब बातों को विचार रखते हुए विद्यालय परिवार ने, चूंकि ये गोपाल दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय लगभग 120 वर्ष प्राचीन संस्था है, एकमात्र जीवंत विद्यालय है। जिनालयों का जहां तक प्रश्न है, जिनालय तो खैर मुक्ति की ओर हमें अग्रसर करते ही हैं, लेकिन विद्यालयों की अपनी महती भूमिका है। और वर्तमान परिवेश में बिना किसी संत के आशीर्वाद के इन विद्यालयों का संचालन, इन्हें जीवंत रखना बड़ा कठिन होता जा रहा है। तो विद्यालय परिवार और मुरैना जैन समाज ने माता श्री से अनुरोध किया, निवेदन किया कि आपका आशीर्वाद इस विद्यालय को प्राप्त हो, आपका पावन मंगल सानिध्य इस विद्यालय को प्राप्त हो, जिससे ये विद्यालय अपनी इस गौरवमयी परंपरा को पुनः प्राप्त कर सके। आप सभी लोग जानते हैं इस विद्यालय से आचार्य विमल सागर, आचार्य ज्ञान सागर, चारुकीर्ति भट्टाचार्य भट्टारक जी, जो कि श्रवण बेलगोला के अधिपति हैं, और सिद्धांत जो 2002 में यहाँ के विद्यार्थी रहे, वे भी स्वस्ति भट्टारक जी के, मैं समझता हूँ आने वाली गद्दी के संभालने के लिए। तो ऐसा सौभाग्य इस विद्यालय को माता जी प्राप्त हुआ है कि ऐसे मुनियों, चिन्मय सागर जी महाराज जो जंगल वाले बाबा के नाम से विख्यात थे, ऐसे कई नाम हैं जो इस विद्यालय ने, विज्ञ सागर दिए हैं, पावन सागर दिए हैं। तो इस विद्यालय को जीवंत बनाए रखना आज के समय में बिना माता जी के आशीर्वाद के हमें संभव नहीं दिख रहा। हम लोग चाहते हैं कि ये विद्यालय अपने उस प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त हो। माता श्री के चरणों में पुनः निवेदन करते हुए, वंदन करते हुए हम सभी लोग ये चाहेंगे कि माता जी का आशीर्वाद इस पर प्राप्त।
आए और ये विद्यालय अपने गौरव को पुनः प्राप्त करे। ये प्रतिमा जब निकली थी तब से हम लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने, और इस प्रतिमा का एक अलग ही मतलब शब्दों में इसकी जो वो है, इसकी उसको बखान हम नहीं कर सकते, इसकी महिमा को। बस इतना पता है कि भगवान के दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे दुख दर्द संकट सब दूर हो जाते हैं। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। और यहाँ आने का सौभाग्य हमें बारंबार मिलता रहे, बस यही भगवान से प्रार्थना है। 2016 या 17 में आया था जब अपने प्रतिमा पुराने मंदिर में रखी थी, तब भी हमने शांति धारा करने का सौभाग्य पाया था। और हर साल मेरे बड़े वाले भाई, उनका बर्थडे होता है हर 25 दिसंबर को, तो वो भी आते हैं। और हम भी हर साल, हमारा ऐसा है कि हम हर साल इधर आए, और यहाँ आने से हमको बहुत यानी एकदम आनंदित होता है और अच्छा रहता है। प्राचीन होकर भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी निर्मित की गई हो। यहाँ के बहुत खुशी हुई और उम्मीद नहीं थी कि हमको प्रक्षाल और शांति धारा करने का मौका मिलेगा, वो भी प्रभु ने प्रदान किया। हम बहुत बहुत आभारी हैं। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। जी बोली भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कार 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। बंधुओं, वर्ष 2023 का आगाज हो चुका है और 2023 की पहली शनिवार और अमावस्या का शुभ संयोग मिला है आने वाली 21 जनवरी को। शनिवार और अमावस्या जिस दिन होती है, उस दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करना और करवाना, शांति धारा करवाना महान पुण्य का उदय आता है, तब ये संयोग मिलता है। तो बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आने वाली 21 जनवरी शनि अमावस्या के दिन आप जहाजपुर पधारे और अतिशयकारी जिनबिंब, एक चतुर्थकालीन प्रतिमा जिनका अतिशय यहाँ पर तो हो रहा है, घर घर में बाबा का अतिशय हो रहा है। और अतिशयकारी बड़े बाबा के कारण ही जब से भूगर्भ से निकले हैं, मात्र इतने कम समय में पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे पहला कोई क्षेत्र बना है तो वो स्वस्ति धाम जहाज मंदिर बना है। तो बंधुओं, ऐसे अतिशयकारी जिनबिंब के मस्तक पर शनि अमावस्या के दिन अभिषेक करें। आने वाली 21 जनवरी को परम पूजनीय भारत गौरव कुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था, छुल्लिका अरथमती माता जी, छुल्लिका संस्कृति भूषण माता जी और छुल्लक श्री प्रणाम सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में 1008 कलशों से बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक होगा। आप अपने परिवार की ओर से एक कलश आरक्षित करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की न्योछावर राशि से आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।